जय हिंद साथियों। आज की ये वाली क्लास वहीं से प्रारंभ हो रही है जहां तक पिछली क्लास में आपने सीखा था। ठीक है, तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम के लगभग सभी टॉपिक्स पर चर्चा करके अभी तक की सारी क्लासेस में सीख लिया। हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, डिवीजन पढ़ा है। ठीक है, 4 टॉपिक्स आपके कंप्लीट है। अब आपको लग रहा होगा कि सर उसमें तो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 थी, हम कैसे डिवाइड करेंगे कि किस में कौन सा टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं, मल्टीप्लिकेशन जहां पर आपने गुणनखंड टॉपिक पढ़ा है, फैक्टर्स, वो सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, उस रिमाइंडर थ्योरम में सारा टॉपिक आता है डिवीजन का। और जब हम लोग नंबर से सीख रहे थे शुरुआत में डिजिट और नंबर्स के बारे में, तो हम लोगों ने इन दोनों पर बातें करी थी, चर्चा किया था। ये 4 टॉपिक्स पर बातें हो चुकी हैं और उतनी ही बातें हुई हैं जितना सेंट्रल टीईटी वाली वैकेंसी में आपके आता है। आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक जिसका नाम है ज्यामिति। और जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें इस अलग अलग टॉपिक के नाम से नहीं स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट रहेगा टॉपिक ज्यामिति के नाम से और उसी में सारी चीजें वो देखेंगे जो सेंट्रल टीईटी में आती हैं। ज्यामिति हम लोग पढ़ेंगे, ज्यामिति के साथ साथ आकृतियां और उसकी समझ को समझेंगे। और उसके बाद में सॉलिड्स अराउंड अस जो है, ये जो ठोस हमारे आसपास विद्यमान ठोस वस्तुएं हैं उनके बारे में। तो तीनों चीजों हम लोग एक साथ सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए इसका। और जो बाकी बचे पार्ट है लाइक मेजरमेंट, वेट अर्थात भार, टाइम मतलब समय, वॉल्यूम मतलब आयतन, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स जो है, और जो धन है या धनराशि मनी है, रुपए हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। शुरुआत कर रहा हूं ज्यामिति से, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कुछ दिनों तक चलेगा ये, उसके बाद में हम लोग बाकी टॉपिक्स को देखेंगे। ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं, जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग हेडिंग लगा लो। हम लोग जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जियोमेट्री अर्थात ज्यामिति। एकदम बेसिक से सिखाऊंगा बाबू, सेम वैसा जैसा ये मान के पढ़ा जाता है ना कि हमको कुछ भी नहीं आता। तो जिसको थोड़ा बहुत आता भी है या ज्यादा भी आता है वो भी पूरी क्लास देखना, आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पर बहुत मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब बहुत ज्यादा नया मिलेगा। ठीक है, हर एक जगह से अलग ही चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्यामिति। चलो, तो ये दिख रहा बेटा? ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा शेप इसका बदल लूँ, उसके बाद मैं इसके सवाल पर आता हूँ। शेप मीन से मेरा कलर से इसके। ठीक है, तो अब शायद ये दिख रहा होगा। वाओ इसको देखते हैं। चलो, तो देखिएगा, हमें सीखना है ज्यामिति। और ज्यामिति में किस चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। याद रखिएगा, जैसी क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सभी चीजों से रिलेटेड सेंट्रल टीटी में सवाल आते हैं। जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं शाम के ठीक 5 बजे वाली मैथ्स की क्लास में, तो हम लोग देखते हैं कि जितना हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वहीं से सवाल आपके लिए आता जा रहा है। तो पूरे सेशन में जो भी बातें हो रही हैं, आप पूरी वीडियो बार बार देख के रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको नंबर दिखाया ना 7311174888, अगर आप में से किसी ने भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सीटेट के पेड बैच में नहीं है, तो आ जाइए। एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर सारी क्लास चलती है सीटेट के लिए। ठीक है, आप जरूर जुड़िए ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए और आप बहुत जल्दी अच्छे नंबर से टॉप कर जाएं जैसे ही इस बार पेपर हो। ठीक है, चलो, ज्यामिति में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे इसको समझते हैं। जो जियो है या जो ज्या है, इसका मतलब होता है एंगल से, इसका तात्पर्य है कोण से या फिर एंगल से। मेट्री मीन्स होगा मापना, या मिति का मतलब होगा मापने से। तो जहां पर भी हम एंगल को मापने के बारे में सीख रहे होंगे वहां पर हम यूज करेंगे किस टॉपिक का? ज्यामिति का। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री एक टॉपिक है, एक यूनिट है जिसमें हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं? एंगल्स के बारे में। और इतनी बातों से एक बात और क्लियर हुई कि हर उस इमेज के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है जिस आकृति में कोण बनेगा। अगर किसी भी इमेज में एंगल नहीं बनता है तो हम उस इमेज के बारे में ज्यामिति में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बात याद रखिएगा, जिसमें कोण नहीं बनेगा उसके बारे में ज्योमेट्री में नहीं पढ़ना। तो पहले ये देखते हैं कि क्या नहीं पढ़ना, ताकि एक आइडिया हो जाए, मन में बनता चले कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, शुरू करें? चलो, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम बात करते हैं, आपसे बात करें कि जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर बेलन बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें कहीं भी तुम्हें कोण बनता दिखेगा? आप बोलोगे नहीं। ये जो बेलन है क्या इसमें कहीं एंगल बनेगा? आप कहेंगे नहीं। जो स्फेयर है अर्थात गोला है,
गोले में भी कहीं पर भी एंगल नहीं बनता, इसके बजाय चाहे आप अर्धगोला ले लो, उसमें भी कहीं पर भी एंगल बनता नहीं दिखेगा। तो जहां एंगल नहीं बनेगा ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नहीं। आप में से कोई ये मत सोचिएगा कि सर जी ये तो कोण बन रहा था, वो एक्चुअली 3D शेप है, कोण है, शंकु है, और शंकु का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो राउंड करके होता है। ये जो लाइन है ये केवल दिखाने के लिए है। मेरे पास कुछ ऐसा आइटम अभी नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, जैसे जोकर की टोपी या बर्थडे वाली कैप या लट्टू, ठीक है, उसमें एंगल नहीं बनते। ये तो बात समझिएगा कि लाइन से हम लोगों ने खींच के इमेज को समझने की कोशिश करी है। कोई भी आकृति ऐसी हो जिसका बेस जितना हो उतना ही टॉप रहे, बस उसमें एंगल बनता आपको दिख ना रहा हो, तो हम उस इमेज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं। जैसे ये है मेरे पास में प्रिज्म, प्रिज्म के बजाय अगर मैं पिरामिड उठा लेता ना, प्रिज्म के बजाय पिरामिड उठा लेते, तो पिरामिड के बारे में भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नहीं। मतलब ये जितनी आपको आकृतियां दिख रही है कैसी इमेज है, आप कहेंगे 3D है। 3D का मतलब होगा त्रिविमीय आकृतियां। इसका मतलब है कि हम इन त्रिविमीय आकृतियों के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। याद रखिएगा, त्रिविमीय जो इमेज होंगी, जो आकृतियां होंगी, उसके बारे में ज्योमेट्री में नहीं पढ़ना, ठीक है। ज्योमेट्री, त्रिविमीय इमेज ज्योमेट्री में नहीं है, ऐसा क्लियर। एक बात क्लियर कि इनके बारे में तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इनके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, तो जो मैंने आपको वो दिखाया, ये सिलेबस दिखाया, उसमें जो सॉलिड्स अराउंड अस हैं, हमारे आसपास विद्यमान ठोस, तो ठोस में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्लियर है। इसके बारे में अभी कहाँ नहीं पढ़ना, ज्यामिति में, तो इसको मिटा दूं, नहीं मिटाऊंगा मैं, ठीक है। एक बात क्लियर हुआ कि किसके बारे में नहीं पढ़ना। अब जब इन सभी 3D के बारे में नहीं पढ़ना, इसका मतलब है 2D इमेज के बारे में पढ़ेंगे। 2D इमेज किस किस कैसे कैसे बनेंगे, वहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो सबसे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लिख लीजिएगा, बात है, दैट इज डी जो होगा ना, हम लोग बार बार डी का यूज करेंगे, और डी का मतलब आप लोग समझिएगा कि डी का मतलब है डायमेंशन से। डायमेंशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं विमा, या फिर कहते हैं आयाम, ठीक है। और इसका मतलब होता है लंबाई से। किससे होता है भाई साहब, लंबाई अर्थात लेंथ से। जैसे मैं बात करूं कि 0D क्या होगा, तो 0D का मतलब होगा शून्य विमीय आकृति, ठीक है। शून्य आयामी भी कह सकते हो, शून्य विमीय भी कह सकते हो, कोई दिक्कत। आकृति मीन्स इमेज, ऐसी इमेज जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, और ना ही ऊंचाई हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, शून्य विमीय आकृति। और ऐसी इमेज केवल एकमात्र कौन सा है, ये, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉइंट, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे, बिंदु। बिंदु को 0 डायमेंशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही होती है ऊंचाई। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं बाबू, धीरे धीरे देखना, आखिरी तक आपको बहुत कुछ यहीं से सवाल मिल जाएगा, बहुत सारे सवाल यहीं से मिलेंगे, इसी क्लास से ही, ठीक ना। बस आप लोग प्लीज कंसंट्रेशन बना करके देखते रहिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, स्पीड में देख लो, लेकिन देखो पूरी क्लास, ठीक है। ना तो लंबाई, ना चौड़ाई, ठीक ना, और ना ही ऊंचाई, ना तो मोटाई होती, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई होती, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि जो बिंदु है वो शून्य आयामी आकृति है। लेकिन इस पॉइंट का यूज क्या है भाई साहब, पॉइंट का यूज होता है कि हम छोटी छोटी आकृतियों को जब बनाएंगे, छोटी छोटी, ठीक है, या कोई भी मैप में, किसी भी चीज में, किसी खास चीज की स्थिति को जब लोकेट करना होता है, लोकेशन दिखानी होती है, तो उस लोकेशन दिखाने के लिए जिस इमेज का यूज करते हैं वो होता है पॉइंट, ठीक है। लोकेशन को दिखाने के लिए, किसी खास चीज की स्थिति को दिखाने के लिए पॉइंट का यूज करते हैं। लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट जब मिलने शुरू हो जाएं, छोटे छोटे बिंदु मिलने शुरू हो जाए, और मिल करके छोटे छोटे बिंदु मिल करके एक ऐसा बिंदु पथ बनाएं जिसको आप इन्फिनाइट टाइम तक आगे या पीछे बढ़ा सकते हो, उस वाली इमेज को हम लोग कहेंगे 1D इमेज, या फिर एक विमीय आकृति, या फिर एक डायमेंशन, ठीक है। 1 डायमेंशन इमेज, एक विमीय आकृति। और एक विमीय आकृति में कैसे बना, एक विमीय आकृति पॉइंट से ही बना, छोटे छोटे बिंदुओं का ऐसा पथ जिसको इन्फिनाइट टाइम तक आगे या पीछे बढ़ा सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। तो ऐसे बिंदु पथ को हम बोलेंगे कि ये रेखा है, अर्थात क्या है, लाइन है, ठीक है। क्या है बाबू, लाइन। और जब कोई ऐसा बिंदु पथ बनाओ जिसको केवल एक तरफ बढ़ा सकते हो, एक एंड पॉइंट कांस्टेंट रहे, दैट टाइम हम उसको बोलेंगे किरण, या फिर क्या बोलेंगे, रे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई
बिंदुपथ है जिसके दोनों एंड पॉइंट कांस्टेंट रहे तो हम उसको कहते हैं रेखाखंड। इसका मतलब है लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको बाबू? हम लोग बोलेंगे इसको लाइन सेगमेंट। कोनो दिक्कत तो नहीं है? होगी तो कमेंट करते रहिए। लाइन, किरण और रेखाखंड क्या है? लाइन सेगमेंट। क्लियर हुआ? इनको हम बोलेंगे एक विमीय आकृति। लेकिन इन्हीं रेखाएं से जैसे ही कहीं पर भी दो रेखाएं मिलेंगी तो जब बाबूजी दो रेखाएं मिलेंगी तो उन दोनों रेखाओं से मिलने पर, उन दोनों रेखाओं के मिलने पर हमें मिलेगा यहाँ पर एक पॉइंट, जिस पॉइंट को हम लोग कहेंगे शीर्ष। अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा वर्टेक्स। कीवर्ड है ये, याद रखिएगा इस पॉइंट को। और इनके जो बीच में घिरा क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे एंगल, मतलब कोण। इसका मतलब बाबू कि जहां पर ये वाली इमेज बनती दिखी ना, ये वाली ऐसी आकृति, ऐसी इमेज किसी भी आकृति में दिखा, किसी में भी, तो हम वहां पर ज्यामिति का ज्यामिति में हम उस टॉपिक को किस में पढ़ेंगे? ज्यामिति में। इस आकृति, ऐसी चीज जहां भी कहीं दिखे उस इमेज के बारे में हमें ज्यामिति में पढ़ना, ये समझना था। कहां पर? जहां पर एंगल बन रहा हो हर उस आकृति के बारे में। इसका मतलब है कि पूरी जो यूनिट है ज्यामिति का, हम टोटल अगर देखें तो उसमें हमें 5 चैप्टर देखने को मिलेगा और उन 5 चैप्टर्स को हम लोग एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। उतना ही समझना है जितना आपके सिलेबस में है। कैसे है आइए देखते हैं। देखो बाबू, जब ये लाइन थी और लाइन से कोण बना है तो आपके लिए सबसे पहला जो चैप्टर बनेगा वो यही बनेगा कि रेखाएं और कोण बताइए। ठीक है, लाइंस और एंगल के बारे में हम लोग जिस चैप्टर में पढ़ेंगे, उस चैप्टर लाइन के बारे में और एंगल के बारे में जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम ही है लाइंस एंड एंगल्स। दूसरा जो चैप्टर होगा हमारा वो क्या होगा? देखिए, जब हमने ऐसे लाइन मिलाई, शीर्ष मिला, कोण मिला, और अगर हम ऐसे कई सारी लाइन को मिलाते हैं, कई सारी लाइन को मिलाएं लेकिन कोई बंद इमेज बने, ऐसी इमेज बने, ऐसी इमेज बने, 4 लाइन मिला ले, 5 लाइन मिला ले, 6 लाइन मिला ले, बात समझ में आ रही है? तो ऐसी आकृतियों को हम बोलेंगे कि इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं और कई सारी भुजाओं से बंद आकृति बन रही है। तो जब बहुत सारी भुजाओं से कोई क्लोज इमेज बनेगी ना तो हम उस वाले को बोलेंगे बहुभुज। इसका मतलब बाबूजी कि जो हमारे पास में दूसरा चैप्टर होगा ना ज्यामिति में वो रहेगा पॉलीगन। तीसरा चैप्टर है सबसे छोटा पॉलीगन, ये इसका क्या नाम है? त्रिभुज। ठीक है, ये सबसे छोटा बहुभुज है क्योंकि आप केवल एक लाइन से बंद इमेज नहीं बना पाओगे, 2 से नहीं बना पाओगे, कम से कम 3 आपको रखना होगा। इसलिए जो ट्राइएंगल है, ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज है, उसके बारे में हम लोग ज्यामिति में पढ़ेंगे। ये तीसरा चैप्टर है। चौथा हमारे पास में होगा चतुर्भुज। क्या होगा बाबू? चतुर्भुज। अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में हम लोग इसको कहेंगे क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल। और जो हमारे पास 5वां चैप्टर होगा वो हो जाएगा सर्कल अर्थात वृत्त। तो हमें इन 5 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करनी है में। ठीक है, इसलिए ये वाली वीडियो आप देख रहे हो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये जो है ना टॉपिक्स ज्यामिति और जो शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ज्यामिति और उसके बाद में आकार और उनकी स्थानिक समझ। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने इतने 5 भागों में बांट दिया है। जो शुरुआत के आपके सिलेबस में 2 टॉपिक लिखे हैं, ज्यामिति और उसके बाद लिखा आकार और स्थानिक समझ, तो वो वाली चीजें ना हम इन 5 चैप्टर्स में निपटाएंगे। उसके बाद जो सॉलिड पर बेस्ड एक टॉपिक लिखा है सिलेबस में उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक बाबू, लेकिन बस उतना ही याद रखिएगा, अपर एग्जाम के जैसे नहीं, जैसे बाकी वनडे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं सवाल, वैसे नहीं पढ़ना। बहुत ही बेसिक पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड, और आपका सवाल वहीं पर से खत्म हो जाना है। बात समझ में आ रही है? तो आज का जो सेशन है हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? लाइन्स एंड एंगल से। रेडी हो आप सभी लोग? क्या पढ़ना है वो बात समझ में आ गई। हमें इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। जो 3D बताई उसको ज्यामिति में नहीं पढ़ना था, इतनी छोटी सी बात। अब ये जो क्लास शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है लाइन्स एंड एंगल से। तो आप जरा हेडिंग लगा लीजिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बाद में मैं इसका रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है भाई, तो चलो हेडिंग लगा लो। हेडिंग का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। ये चैप्टर का नाम है, हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, रेखाएं और कोण। रेखाएं और एंगल मतलब कोण। अब अगर हम बात करते हैं लाइन्स एंड एंगल की, कि लाइन्स एंड एंगल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो यही बातें होंगे कि लाइन्स और एंगल में हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है। बात समझ में आ रही?
रेखाएं और कोण में हमें किन किन चीजों के बारे में जानकारी चाहिए। तो देखिए किस किस के बारे में जानकारी चाहिए वो जरा सुन लीजिए, फिर हम लोग सवाल पर आते हैं। जब कई सारी रेखाएं मिलेंगी, जब कई सारी रेखाएं मिलेंगी तो आपने देखा कि वहां पर मिलने वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, और इनसे घिरे क्षेत्र को बोलेंगे एंगल अर्थात कोण। ठीक है, इसको अंग्रेजी में वर्टेक्स, उसको एंगल मतलब कोण बोलते हैं। ठीक, अब ये वाली चीज पर बेस्ड, मतलब दो लाइन मिली और जहां पर मिल रही वहां पर कितने एंगल का कोण, कितने डिग्री का कोण बना रही है, सबसे पहले इस पर सवाल आएंगे। जो कोण होता है वो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में नहीं मापते उसको, वो वृत्तीय गति टाइप से होता है ना, सर्कुलर होता है, इसलिए उसको हम लोग डिग्री में मापते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको दो लाइन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ देखोगे तो डिग्री सेंटीमीटर में कम, ऐसे दूरी देखते जाओगे सेंटीमीटर में बढ़ती जाएगी, लेकिन जो डिग्री वाली वैल्यू है ना, वो जितना यहाँ पर डिग्री में होगा उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, चाहे जितने आगे जाकर के देखोगे डिग्री में उतना। तो हम लोग जब एंगल को मापना सीखते हैं तो एंगल को मापा जाता किस में है, डिग्री में। ठीक है, डिग्री कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है ये भी समझिए। शुरू करें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। डिग्री कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है हमें ये भी समझना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कहाँ से शुरू होती है, जब दो लाइन आपस में मिलेंगी, सबसे पहले हमें दो रेखाओं से बनने वाले कोणों के बारे में समझना है। क्या समझना है? दो रेखाओं से बने कोण। तो जो दो रेखाओं से बने कोण होंगे सबसे पहले हमें उन्हें समझना है कि अगर दो रेखाएं मिलेंगी तो जो एंगल बनेंगे उनके नाम क्या होंगे। ठीक है, दो रेखाओं से बने कोणों के नाम क्या होंगे, सबसे पहले ये बात देखनी। इसके बाद में हमें देखना है, देखो लाइन, सेगमेंट और किरण वो देख चुके थे, अब लाइन को हम मिला रहे हैं और रेखाएं कोण बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दो रेखाएं अगर मिलेंगी तो दो रेखाओं से बने कोण कौन कौन से होंगे। ये रेखाओं समझिएगा, मिटा दें, यहां लिखा है बाबू रेखाएं। ठीक है, दो रेखाओं से बने कोण, तो उसमें आपको सीखना है पॉइंट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो सबके बारे में यहाँ पर। उसके बाद दो से नहीं, जब तीन रेखाएं मिलेंगी तब कोण बनेंगे, तो तीन रेखाओं के मिलने से जो कोण बनेंगे ना उनके दो नाम हो जाएंगे। एक का नाम होगा आसन्न कोण, एक का नाम होगा कोटिपूरक कोण, एक का नाम होगा संपूरक कोण, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो उसको बाद में, पहले हम इसको देखते हैं कि दो एंगल से बने, दो रेखाओं से बनेंगे तो उसके नाम क्या क्या है। ठीक है, उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसके बाद का पेज है वो समझिएगा कि जब हम लाइंस और एंगल पढ़ना शुरू किए हैं, आप मेरे को बताओ एक लाइन है, एक लाइन है, उस पर मैं कई सारे पॉइंट को स्थिर कर सकता हूं ना, जल्दी बताइए, कई सारे बिंदु स्थिर हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर जो स्थित बिंदु होंगे, एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, एक ही रेखा पर स्थित सभी बिंदु, जितने पॉइंट्स होंगे उन सभी बिंदुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु। क्या बोलेंगे बाबू, संरेख बिंदु। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु बोलते हैं ना। और अगर कहीं पर एक कोई बिंदु है उस पर कई सारी रेखाएं गुजर रही, एक ही बिंदु से कई सारी रेखाएं गुजर रही हो, तो यहां पर अगर एक बिंदु से एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से गुजरने वाली सभी रेखाएं, इनको किस नाम से जानेंगे, सभी रेखाएं। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। संरेख बिंदु क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है कि एक रेखा हो उस पर जितने भी पॉइंट स्थित होंगे, जितने भी बिंदु होंगे, उन सभी बिंदु को संरेख बिंदु। और अगर कोई एक पॉइंट है उससे कई सारी रेखाएं गुजर रही हैं तो गुजरने वाली सभी रेखाओं को कहा जाएगा संगामी रेखाएं। ठीक है, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या है समझ में आई, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे कोसेंट लाइन। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कोसेंट लाइन बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे संगामी रेखाएं। कोनो दिक्कत किसी को नहीं, ये बात समझ में आ गई। एक पॉइंट से मैक्सिमम सवाल बनता है कि एक बिंदु से अधिकतम कितनी रेखाएं संगामी हो सकती हैं, एक बिंदु से अधिकतम कितनी रेखाएं संगामी हो सकती हैं, तो इनफाइनाइट,
चाहे जितना खींच सकते हो एक ही पॉइंट से। और अगर पूछा जाए कि एक रेखा पर अधिकतम कितने बिंदु संरेख हो सकते हैं, तो भी अनंत, दोनों का आंसर अनंत। एक रेखा पर इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉलिनियर हो सकते हैं, एक पॉइंट पर इनफाइनाइट लाइंस कोसेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो संगामी और संरेख आप समझ रहे हो अगर, तो मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल ये है, ठीक है, सवाल ये है, अगर मैं आपसे पूछता हूं चार असंरेख बिंदुओं से, चार असंरेख बिंदुओं से पॉइंट्स हैं, चार असंरेख बिंदुओं से अधिकतम अधिकतम कितनी अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं। उभयनिष्ठ रेखा का मतलब अंग्रेजी में होगा कॉमन लाइन, रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, ये सवाल हुआ। देखो अभी आपने क्या बताया कि अगर कोई एक लाइन है तो उस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, संरेख, संरेख, लेकिन अगर असंरेख बिंदु हैं तो हम उनमें मैक्सिमम कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं मतलब कॉमन लाइन खींच सकते हैं, ये हो गया सवाल मेरे पास। अब सबसे पहले आप इस सवाल का आंसर बताओ, फिर एक पॉइंट और है उस पर भी हम लोग चलेंगे, ठीक है भैया। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताइएगा। कोई किसी को कष्ट? को लगा कॉपी हो जाएगा, ये पीस नहीं हो रहा, चलो कोई ना, ठीक है। आप बताना इसको, चार उभयनिष्ठ रेखाओं से कितनी, तो अगर चार चार असंरेख बिंदुओं से, अब अगर चार के बजाय ना तीन होता तो असंरेख, संरेख का मतलब क्या था कि ऐसे 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 एक रेखा पर हो, लेकिन सवाल कह रहा कि एक रेखा पर ना हो। अगर आप कॉलिनियर समझ रहे हो संरेख, तो असंरेख का मतलब क्या होगा कि एक रेखा पर ना हो, नॉन कॉलिनियर। तो अगर तीन रेखाओं की बात होती या तीन असंरेख की बात होती, अगर बात हो रही होती थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की, तो इसका मतलब अलग अलग बना दो, एक रेखा पर ना बना दो। अब जो कॉमन लाइन है उसका मतलब होगा कि आप कोई भी बिंदुओं को मिलाओ जिसको आप मिला सकते हो, लेकिन एक से नहीं, एटलीस्ट दो पॉइंट्स से तो जाएंगे ही। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक लाइन, ये दूसरी लाइन बीसी से, ये एक लाइन एडी से, और कहीं जा सकती है नहीं। तो अगर तीन असंरेख बिंदु हैं तो तीन यहां पर बनेंगे उभयनिष्ठ रेखाएं, ये बात समझ में आ गई। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया, तीन वाला चार वाला आपको करके दिखाना था, आप कर भी रहे होंगे या कर चुके होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि चार पॉइंट्स कोई ये हैं जिनके नाम मैंने रखे ए बी और यहाँ पर रख दिया सी डी। अब ए बी सी डी है और मेरे को बताना है मैक्सिमम कितनी लाइन। तो सबसे पहले समझिए, एक लाइन ये गुजर सकती है, एक हो गया, यू वाला दूसरा, तीसरा, और ये हो गया चौथा, ठीक है। चार गुजारे हो, लेकिन चार के बजाय तो ये भी है ना, ये पांच है, ये कौन सा है, छह है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, सिक्स। यहाँ पर जो डायगोनली थे जिनको भी मिला सकते हो और जितने को मिला सकते हो उन सबको मिला देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो टोटल कितने कॉमन लाइन का आएगा, सिक्स कॉमन लाइन का, छह उभयनिष्ठ रेखाओं का। बताइएगा मुझे, कोनो दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। सो थ्री कॉमन लाइंस यहां पर बनी और वहां पर सिक्स कॉमन लाइंस बनी। आइए इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, देखिएगा, ठीक है। तो फिर ठीक है भाई, हो गया इतनी बात। अब हम लोग आ गए थे कि लाइंस और एंगल हमें कैसे सीखना, रेखाओं के बारे में तो पढ़ लिया, और हमें क्या पढ़ना है भाई, एंगल के बारे में। देखिए दो रेखाएं मिलेंगी तो कोण बनेगा, शीर्ष मिलेगा। दो रेखाओं के मिलने का जो तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा, कैसा, देखिएगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा जैसे दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हो, जैसे किसी घड़ी में घंटे वाली और मिनट वाली सुई, सेकंड वाली को भूल जाओ। तो अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर स्थित है ना, दैट टाइम दोनों के बीच में डिग्री में एक भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब डिफरेंस कितने का होगा, 0 डिग्री का। डिग्री के लिए ऊपर यहाँ पर छोटा सा जीरो जैसा सिंबल बनाते हैं,
ठीक है, 0 डिग्री का। लेकिन एक रेखा कांस्टेंट को करके हम दूसरी रेखा को अगर आगे बढ़ाना शुरू कर दें तो एंगल का मान जो होगा वो डिग्री में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डिग्री में बढ़ना शुरू होगा। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत रहेंगी, तब हम सिंबल ऐसे को दिखाते हैं। ठीक, उस वाले को बोला जाएगा एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो गया। अगर यही रेखा थोड़ा और आगे चल के आए और अपोजिट हो जाए, दैट टाइम हम इस पूरे को कहेंगे अपोजिट वाले एंगल को, जब अपोजिट रेखाएं बने 180 डिग्री। यही वाली रेखा पूरी घूम के वापस उसी पे आ जाए, ठीक है, ये पूरा उसी पे आ जाए, तो हम 360 डिग्री बोलेंगे। इनके आपस में अलग अलग नाम भी हैं। अगर कोई भी रेखा 0 से 90 के बीच में, उसका अलग नाम है। कोई रेखा 0 से 180 के 90 से 180 के बीच में है, उसका अलग नाम है। कोई भी रेखा 180 से 360 के बीच में, उसका अलग नाम है, और एक 360 तो अलग। तो टोटल 7 एंगल हैं। ये बिंदु कोण, ये समकोण, ये ऋजु कोण, ये कंप्लीट एंगल। इन दोनों के बीच वाले को न्यून कोण, इनके बीच वाले को अधिक कोण, इनके बीच वाले को प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स कोण। सबको लिखेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आखिर कोटि पूरक कोण क्या होता है, ठीक है। कोटि पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है। देन सीखेंगे सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण क्या होता है, अनुपूरक कोण क्या होता है, ठीक है। देन हम लोग सीखेंगे एडजेसेंट एंगल मीन्स आसन्न कोण क्या होता है या संलग्न कोण क्या होता है। इनको सीखने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, अल्टरनेट किसे कहते हैं अर्थात एकांतर कोण किसे कहते हैं। अब अल्टरनेट कोण में दो आएंगे, एक अंतः एकांतर, एक बाह्य एकांतर, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और उसके बाद में हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे इस पर बेस्ड बहुत ही बेहतरीन सवाल। विविध सवालों में जब आप देखोगे तो वहां पर एम का और जेड का नियम भी लगाएंगे, एम और डब्ल्यू का रूल भी, एम और जेड का रूल भी लगाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स पर जो मैंने अभी दिखाया कि ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अगली क्लास, मतलब अगली क्लास में। ये वाला एक इंट्रोडक्शन था कि ज्यामिति में आपको क्या क्या पढ़ना है। वन लास्ट टाइम एक बार और हम लोग देख लेते हैं। देखो भैया, अगर हाँ भाई साहब, ये इंडिविजुअल मैथ्स की क्लास भी शुरू हो चुकी है 499 की फी में। अगर आप पूरा मैथमेटिक और मैथ्स चाहते हो एडवांस, मतलब सिर्फ सेंट्रल टीटी के नहीं, आगे चलने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी, टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, या यूपी SSS की कोई वैकेंसी है, एसएससी बैंक, केवीएस, एनवीएस के लिए, रेलवे के लिए, किसी भी वैकेंसी के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए अगर मैथ्स वीक है तो आप 499 की फी में जुड़ सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल करके तुरंत जुड़िएगा फटाक से, ठीक है भाई। और एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस आपकी चलेंगी एग्जाम कोच के ऐप पर। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे थे कि ज्यामिति में क्या पढ़ना है। ज्यामिति में सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी 3D इमेज के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एंगल बनता नहीं दिखेगा। ज्या का मतलब कोण से है और जियो का मतलब एंगल से, तो जिस भी इमेज में एंगल बनेगा उसी को पढ़ना है ज्यामिति में। इसमें नहीं बन रहे थे 3D इमेज में, ठीक है, तो इसको हम लोग 3D में पढ़ेंगे। मतलब ज्यामिति में किसके बारे में पढ़ना है, 0 डायमेंशन पॉइंट होता है, सीख लिया। 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल इमेज क्या कहते हैं। इन सभी इमेज को जो मैंने दिखाई यहाँ पर, इनको हम लोग 2D आकृति बोलेंगे, द्विविमीय, और डी फॉर डायमेंशन, या इसका मतलब हिंदी में विमा या फिर आयाम होता है, और इसका सीधा सा मतलब होगा लंबाई से, ठीक है। तो द्विविमीय आकृतियों के बारे में और 1 डायमेंशनल इमेज के बारे में हमें ज्यामिति में पढ़ना था, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि 5 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं ज्यामिति में। पहला लाइन्स एंगल, दूसरा पॉलीगन, तीसरा ट्रायंगल, फोर्थ है क्वाड्रिलेटरल और लास्ट है सर्कल। लाइन्स और एंगल से शुरू किया है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में भी। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी है, और मैं आपसे मिलता हूँ कल ठीक शाम के 5 बजे बेहतरीन क्लास के साथ। याद रखिएगा मेरी क्लास रात के 9 बजे होती है, उस टाइम पर भी आपको आना है। याद कैसे रखेंगे, मेरा नाम है राहुल सोनी सर, और मेरा नाम है राहुल सोनी, और मेरे बच्चे मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।